अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर अल्कीन्स को। ये फेडरल और केपीके की क्लास 12 का चैप्टर 16 का टॉपिक है। पंजाब और बलूचिस्तान की चैप्टर 8 का टॉपिक है, जबकि सिंध के चैप्टर 7 का टॉपिक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, पॉलीमराइजेशन और कॉन्जुगेशन ऑफ अल्कीन्स के बारे में। आज के केमिस्ट्री के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक की केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन। अब क्या हो गया, अनसेचुरेशन खत्म हो गई अल्कीन की और अल्कीन कन्वर्ट हो गया किस में, अल्केन में, और ये हमारे पास क्या बन गया, ईथेन। मगर ये जो रिएक्शन है इसमें सिर्फ हम डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ ये नहीं कर सकते। इसमें ओनली हाइड्रोजन को हम इथीन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करवा सकते, बल्कि इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए होता है। यानी हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कैटलिस्ट की भी हम बात करेंगे कि कैटलिस्ट जो है यहाँ पे कौन से कैटलिस्ट होते हैं और वो किस तरह से जो है इस रिएक्शन में हेल्प करते हैं। नॉर्मली जो प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है, मगर यहाँ पे जो हम प्रेशर देते हैं वो 1 to 5 एटमॉस्फेयर, जिसको हम कहते हैं कि एक मॉडरेट प्रेशर। प्लेटिनियम, निकल और पैलेडियम जो है हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। जो निकल होता है, अगर मैं स्पेशली निकल की बात करूं तो निकल जो है इसमें किस तरह से हम यूज करते हैं कि फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम निकल यूज करते हैं, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि पाउडर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैं अगर यहाँ लिखूं फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में हम निकल को यूज करते हैं, और इसकी वजह क्या होती है कि फॉर द सरफेस एरिया, लार्ज सरफेस एरिया, कि हम रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है उसमें जो रिएक्टेंट हैं उनके लिए जो है लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट है ये क्या होता है, ये एड्जॉर्ब हो जाता है इस इन मेटल पे। जैसे अगर प्लेटिनियम को हम यूज करते हैं तो प्लेटिनियम की सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर उसके साथ ही क्या करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ये रिएक्ट कर जाएगा इथीन के साथ, और क्या बन जाएगा, यानी इथीन को इथेन में कन्वर्ट कर देगा, और इथीन में क्या हो जाएगी, यानी इसकी हाइड्रोजनेशन हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी क्या वजह, निकल को हम फाइनल डिवाइडेड फॉर्म में क्यों लेते हैं, टू प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया। सही हो गया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि निकल को हम एक और जो है वो प्रोसेस के तहत भी हम यहाँ पे यूज करते हैं, यानी स्पेशली एक्टिव फॉर्म जो होती है निकल की वो प्रिपेयर की जाती है। और वो किस तरह से प्रिपेयर की जाती है कि निकल एल्युमिनियम का जो एलाय होता है, यानी निकल और एल्युमिनियम का जो एलाय होता है जिसको हम कहते हैं रेने निकल, ठीक है, उसको हम जो है रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसको हम कहते हैं कॉस्टिक सोडा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है कि ये एल्युमिनियम को डिसॉल्व कर देता है और फाइनली डिवाइडेड जो निकल है उसको जो है वो ले आता है। सही है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, निकल जो है फाइनली डिवाइडेड या पोरस फॉर्म में जो निकल है वो आ जाएगा, और जो है बाकी क्या हो जाएगा, इसके साथ ही हमारे पास सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड NaAlO2 ये आ जाएगा, और इसके साथ ही जो है हमारे पास क्या बन जाएगा जी, हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ पे रिलीज होगी, H2 हाइड्रोजन गैस। तो इस इक्वेशन को अगर हम यहाँ पे बैलेंस करते हैं तो इसको किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं कि हम यहाँ पे
2 लगा लेंगे, ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। तो अब ये जो निकल है, ठीक है, स्पेशली जो प्रिपेयर किया गया है, ठीक है, पोरस निकल हमारे पास आ जाएगा। इसको हम एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यूज करेंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पॉलीमराइजेशन ऑफ अल्कीन यूनिट्स। ये एक यूनिट है, इस तरह की और बहुत सी यूनिट आपस में लिंक अप हों और एक पॉलीमर जो है वो बना दें। तो ये जो पॉलीमराइजेशन होती है, इसके लिए जो है वो क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है जी, हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए मैं TEMP लिखूंगा। और फिर प्रेशर भी चाहिए होता है, एंड प्रेशर PRESSURE। और उसके अलावा कैटलिस्ट भी चाहिए होता है, कैटलिस्ट। तो फिर क्या होता है कि इथीन के ये जो डबल बॉन्ड हैं, ये जो डबल बॉन्ड हैं ये टूटते हैं, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाते हैं, और फिर एक मोनोमर जो है इथीन का, यानी जो एक मोनोमर है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है दूसरे मोनोमर से, जिसको हम अभी आगे चल के देखेंगे। दूसरे इथीन के मोनोमर, यानी दूसरा इथीन के जो मॉलिक्यूल है उसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है और आपस में जुड़ के लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। ठीक है, तो बहुत से इथीन के मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीइथीन। हम इसको इधर इस तरह से लिख लेंगे, पॉलीइथीन। इथीन को हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इथीन के बहुत से मॉलिक्यूल जो है वो आपस में कंबाइन हुए हैं तो क्या बन गया जी, पॉलीइथीन। कहते हैं जिगलर्स कैटालिस्ट। और उन्होंने ये कैटालिस्ट जो है वो 1953 में जो है वो डिस्कवर किया था। ठीक है, और वो ये कैटलिस्ट है क्या, ये मैं आपको बता दूं। ये जो कैटलिस्ट होता है ये मिक्सचर होता है किसका जी, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ट्राई इथाइल एल्युमिनियम, उसके अलावा यहाँ पे होता है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। तो इन दो चीजों का ये जो है मिक्सचर होता है। ठीक, स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कंजुगेशन इन अल्कीन, के अल्कीन में कंजुगेशन किस तरह से होती है, कंजुगेटेड कंपाउंड्स कौन से होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो है वो लिंक होते हैं अल्टरनेटिवली बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो उसको हम कहते हैं कंजुगेटेड कंपाउंड्स। यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH, फिर मैं यहाँ लिखूंगा डबल बॉन्ड CH2। ये है जी हमारे पास क्या, 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन जो है एक कंजुगेटेड कंपाउंड है। ठीक हो गया, ये क्या है जी, कंजुगेटेड कंपाउंड है। पोजीशन 1 पे भी डबल बॉन्ड है, 2 और पोजीशन 3 पे भी जो है वो डबल बॉन्ड है। 1 और 3 पे जब डबल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। ये क्या है, कंजुगेटेड कंपाउंड है। इसमें अगर हम देखें तो चारों के चारों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और आपको पता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है कि 3 जो है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं एक कार्बन के पास, और एक जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद होता है। तो इधर मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ कि 3sp2 हाइब्रिड या हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो होंगे। तो जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे वो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, यानी यहाँ पे चारों के चारों कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को यूज करते हुए सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है वो sp2 ओवरलैप के नतीजे में बन रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है ये sp2s ओवरलैप के नतीजे में बन रहा है, यानी हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल और कार्बन का sp2 ऑर्बिटल, ये इन दोनों के ओवरलैप के नतीजे में बन रहा है। ठीक हो गया। तो जो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या करता है, वो किस तरह से बॉन्डेड होता है, इसको मैं यहाँ पे आपको शो कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से एक एग्जांपल के तौर पे एक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे शो कर लूंगा, और वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा।
मैं यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल कर लूँगा इसे, कि ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें हर कार्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो ये आप देख सकते हैं कि हर कार्बन के पास एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल मौजूद है। ये जो है ये कौन सा ऑर्बिटल है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ p ऑर्बिटल है, ठीक है। और ये क्या है जी, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, अनहाइब्रिडाइज्ड। और ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग कर सकता है, ठीक है। यानी ये चूंकि जितने भी कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड हैं, या कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये एक ही प्लेन में मौजूद हैं, ये कोप्लेनर है। लेकिन ये जो p ऑर्बिटल है ये सिग्मा बॉन्ड से जो है वो इसके परपेंडिकुलर मौजूद है, इस तरह से परपेंडिकुलर मौजूद है, और ये साइड बाय साइड ओवरलैपिंग के नतीजे कर रहा है, जिसके नतीजे में पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, जैसा कि हमने ऊपर भी स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा है, ठीक है। और यानी अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यानी ये कौन सा कंपाउंड है, ये कंजुगेटेड कंपाउंड है। इसी चीज को मैं और मजीद एक और तरीके से आपको दिखा सकता हूँ। यानी ये आप देख सकते हैं, मैं एक और स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ इस तरह से, कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो इस तरह से मौजूद है, अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ द न्यूक्लियाई, ठीक है। यानी सिग्मा बॉन्ड से अबव और बिलो जो है पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, यहाँ पे पाई क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है वो मौजूद है, जिसको मैंने इस तरह से जो है वो शो किया है। और मैंने जैसा कि कहा कि हर कार्नर जो है वो एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और उसके अलावा हम कहते हैं कि जो कंजुगेटेड कंपाउंड होते हैं, इनमें क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन होती है। मैं इस चीज़ को यहाँ पे शो कर लेता हूँ, बल्कि इसको मैं पहले यहाँ पे इस तरह से लिख लूँ, और यहाँ पे मैं इसको नीचे करके लिख लूँगा, और मैं आपको पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन दिखा देता हूँ, ठीक है। यानी ये पाई इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को इस तरह से शो करूँ, यहाँ पे इसी तरह से मैं यहाँ पे पाई बॉन्ड शो करूँ, तो बेसिकली क्या होता है कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यानी यहाँ पे जो कार्बन होगा उस पे शिफ्ट हो जाएंगे, और डीलोकलाइजेशन हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह पे मौजूद नहीं है, स्टैटिक नहीं है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, उसको मैं यहाँ पे शो कर लूँगा, और वो हमारे पास इस तरह से क्या आ जाएगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन, यानी ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये वाले इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे मूव करेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पे चले गए हैं तो इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब क्या होगा, जब दोबारा जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव करेंगे तो ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ पे मूव कर जाएंगे, और फिर यही कंडीशन हो जाएगी। तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे कि जो है, जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो पूरा जो स्ट्रक्चर है उस पे जो है वो स्प्रेड आउट हुई है, ठीक है। इस तरह से कंप्लीटली जो है वो पूरे स्ट्रक्चर पे वो स्प्रेड आउट हुई है। और इस चीज़ को मैं एक डिफरेंट वे में आपको दिखा देता हूँ, यानी कुछ इस तरह से मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे, और मैं यहाँ पे इसको शो कर लेता हूँ कि ये हमारे पास इस तरह से जो है पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से जो है वो स्प्रेड आउट हो जाएगा। इन दोनों के दरमियान मैं इस तरह से एरो शो कर दूंगा, यानी यहाँ पे क्या हुई है जी, डीलोकलाइजेशन हुई है, डीलोकलाइजेशन। और डीलोकलाइजेशन के नतीजे में क्या हुआ है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इस तरह से फैल गया है। तो डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है कि स्टेबिलिटी आती है, ठीक है जी। जो कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे लिख लूंगा कि कंजुगेटेड कंपाउंड क्या होते हैं जी, स्टेबल होते हैं, स्टेबल और एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। क्यों एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर डबल बॉन्ड CH2, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं ये डीलोकलाइज होते हैं, एक जगह पे स्टैटिक कंडीशन में नहीं होते। तो कोई ऐसी स्पीशीज जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो इस पे इजीली जो है वो अटैक नहीं कर सकती, यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकती, ठीक है। लाइक इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है। इलेक्ट्रोफाइल या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो ये इजीली यहाँ से इलेक्ट्रॉन
जो है वो नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, एक जगह पे मौजूद स्टैटिक कंडीशन में मौजूद नहीं होते। तो इसके लिए हमें एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होता है कि जो कि इन इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अपने तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर सके। ठीक है, तो इस तरह से हमने बात की कि जो कंजुगेटेड कंपाउंड्स हैं ये एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद हम कुछ बात कर लेते हैं बॉन्ड लेंथ की। अगर हम बात करें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन चूंकि सिंगल बॉन्ड भी तो यहाँ पे मौजूद है, यानी सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, वो है जी 1.48 एंगस्ट्रॉम। ये इसकी जो है वो बॉन्ड लेंथ है। मगर जो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ है, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो नॉर्मली जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है जी 1.54 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया। और इसी तरह कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है, यहाँ पे मैं लिख लूंगा कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो क्या होती है। इस केस में जो है वो हम देखते हैं कि कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है वो 1.37 एंगस्ट्रॉम है। और जो नॉर्मली होती है, नॉर्मल जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो है जी 1.33 एंगस्ट्रॉम। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा है, ठीक है, नॉर्मल से। और जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है वो जो है वो क्या है, कम है, किससे, नॉर्मल से। तो यहाँ पे आप देखें कि चारों कार्बन जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, सिग्मा बॉन्ड जिसे हम कहते हैं, ये दो sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम्स के दरमियान होता है। इसी चीज को अगर हम कंपेयर करें किसी अनकंजुगेटेड जो है वो सिस्टम से, यहाँ पे हम कोई अनकंजुगेटेड कंपाउंड जो है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, उसकी एग्जांपल हम ले लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे इसी से आगे फर्दर जो है वो लिख लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा कि यहाँ से डबल बॉन्ड मिटा लूँगा, CH2, इधर मैं लिख लूँगा जी CH2, और फिर आगे जो है मैं यहाँ पे जो है वो डबल बॉन्ड शो कर लेता हूँ यहाँ पे, और CH2 लिख लेता हूँ। तो ये जो सिस्टम है ये अनकंजुगेटेड सिस्टम है, ये अनकंजुगेटेड कंपाउंड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड आ रहा है, उसके बाद फिर जो है वो सिंगल बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो कंजुगेटेड कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद फिर डबल बॉन्ड होता है और फिर सिंगल बॉन्ड। तो ये जो है ये कंजुगेटेड सिस्टम नहीं है, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड है उसके बाद दो सिंगल बॉन्ड आ रहे हैं। तो इसमें ये वाला जो कार्बन है, ये जो कार्बन है, जिसको ये जो आप देख रहे हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या है जी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो कि क्या कर रहा है, इस कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड जो बन रहा है ये sp3 sp2 यानी ओवरलैप के नतीजे में, यानी sp3 कार्बन और इधर sp2 कार्बन जो है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, इन दोनों के दरमियान बन रहा है। तो ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, 1.54 एंगस्ट्रॉम। मगर इस केस में चूंकि दोनों sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड लेंथ है इनकी वो शॉर्ट हो जाती है, यानी नॉर्मल से कम हो जाती है, 1.48 एंगस्ट्रॉम, और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाता है। और इस केस में जो है जो हमारा जो कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड लेंथ है, अगर हम देखें नॉर्मल जो बॉन्ड लेंथ है, अनकंजुगेटेड जो सिस्टम है, अनकंजुगेटेड जो कंपाउंड है, उनमें नॉर्मली 1.33 एंगस्ट्रॉम होती है, मगर जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसमें 1.37 एंगस्ट्रॉम होती है, जो कि ज़्यादा होती है इसकी निस्बत। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने डिस्कस किया कि कंजुगेटेड कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कंजुगेशन किस तरह से होती है अल्कीन में। ठीक है, और कंजुगेशन एक्चुअली है क्या, इस कंसेप्ट को आज हमने जो है वो समझने की कोशिश की।